Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about deviation. ठीक है कि जब रियल गैसेस पे हम PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो उन्हें जैसा बिहेव करना चाहिए वो वैसा बिहेव नहीं करते, उससे थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब इसी डिफरेंट बिहेवियर को हमने कहा था डेविएशन। ठीक है, और जब डिफरेंटली बिहेव किया तो हमने उस कितना डिफरेंटली वो बिहेव कर रहा है उसके लिए एक फैक्टर निकाला जिसको हमने लिखा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैं याद दिला देता हूँ, उस पर लिखा था हमने दैट दिस इज डिनोटेड बाय z। z इज इक्वल टू pv ओवर nrt या फिर z इज इक्वल टू v रियल अपॉन v आइडियल। यहीं से हमने जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। ठीक है, बट आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया, हमें ये भी समझ आ गया कि हाँ डेविएट करती हैं, लेकिन अब तक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि डेविएट करती क्यों। अगर रियल गैसेस डेविएट करती हैं और वो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती तो फिर वो किसको फॉलो करती है? तो फिर वो फॉलो करती है रियल गैस इक्वेशन को, या इसी इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? वैंडर वॉल इक्वेशन। वैंडर वॉल इज एक्चुअली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने उस फिनोमेना को स्टडी किया। तो ये इक्वेशन है क्या? ये कहती है P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर n मोल्स ऑफ द गैस। अगर 1 मोल आ जाए इफ इज इक्वल टू 1 तो यही इक्वेशन चेंज क्या कर जाएगी? P प्लस ए ओवर V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर n मोल्स। अब जवाब दिया कि रियल गैसेस अगर PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती तो वो किसको फॉलो करती है? वो इसको फॉलो करती है। लेकिन अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे कि वो डेविएट करती क्यों है। एक्चुअल में जो रियल गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, किस पे बेस्ड है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब रियल गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 2 पॉइंट ऐसे हैं जो गलत है। ठीक, जी हाँ, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो गलत है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो रिलेट करता है किससे? प्रेशर से, क्योंकि हमने पीवी टू एनआरटी में करेक्शन कहाँ करी है? प्रेशर में। तो एक पॉइंट है जो प्रेशर से रिलेट करता है, वो पॉइंट, वो अजम्पशन गलत है। और दूसरा क्या है? वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब प्रेशर से रिलेटेड क्या है इसको मैं लिख लेता हूं। 2 पोस्टुलेट्स आर wrong फॉर रियल गैसेस। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज रिलेटेड टू प्रेशर। फर्स्ट इज रिलेटेड टू प्रेशर और सेकंड क्या है? सेकंड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब देखो, पॉइंट याद करो सबसे पहले कि पॉइंट क्या था। पॉइंट ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, आपने कहा इसमें पॉइंट 1 को ले रहा हूं, लेट मी कॉल दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज माय पॉइंट 2। पॉइंट 1 को हमने क्या कहा था? काइनेटिक थ्योरी में कह रहा हूं,
0.1। चलिए शुरू करते हैं। 0.1 क्या था? एक मिनट, आई थिंक कहीं कुछ गड़बड़ है। POINT। चलिए लेट्स कंटिन्यू, डोंट वेस्ट आवर टाइम। 0.1 क्या कहता है? 0.1 कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। कि वो कैसा है? नेग्लिजिबल है। हम वहां मान रहे थे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करवाते, लेकिन रियलिटी में सिचुएशन क्या है? देखो, रियलिटी में सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस मिडल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये पॉइंट गलत है। ठीक है, 0.1 गलत है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये गलत है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में है उसको दूसरे मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल कोशिश करेगा वो ऊपर खींच ले और नीचे वाला मॉलिक्यूल कोशिश करेगा नीचे खींच ले। अब क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है तो उनके अट्रैक्ट कराने की पावर भी क्या होगी? सेम होगी। ऐसे ही जो राइट का मॉलिक्यूल होगा वो राइट की तरफ खींचेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ खींचेगा, जो डायगोनल पे होगा वो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में है वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और हर एक डायरेक्शन में जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड होगा। वो कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। तो आप क्लास 9 से पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस से मोशन नहीं आता, लेकिन वो फिजिक्स का हिस्सा है, लेट इट बी देयर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बट ये जो बीच में मॉलिक्यूल है, दिस इज बीइंग अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। हर एक डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, इस मॉलिक्यूल के बारे में, ये वाला, इसके दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि ये अट्रैक्ट हो सकता है तो पीछे की तरफ, ये अट्रैक्ट हो सकता है ऊपर की तरफ, ये अट्रैक्ट हो सकता है नीचे की तरफ, ये इधर अट्रैक्ट हो सकता है, ये इधर अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस है? नहीं, दिस इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसा है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, समझो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक बड़ी सी दीवार है और यहां पर एक आदमी है। अब तक आप क्या सोच रहे हो? दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। ध्यान से समझेंगे कि ये पर्सन लगातार दीवार की तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये आदमी लगातार दीवार की तरफ भाग रहा है। तो अब तक हम क्या मान रहे थे कि गैस के दो मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते। अगर नहीं लगाते तो ये फटाफट भाग रहा है और पूरी तेजी से जाके दीवार से टकरा जाएगा। ये बात ठीक वैसी होती है कि कई बार आपने शायद किसी बच्चे को देखा होगा, वो पीछे जो है बात कर रहा होता है, आगे चल रहा होता है, तो उसकी टक्कर हो जाती है किसी दीवार के साथ, किसी पोल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ हुई कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करा रहे तो ये पूरी पावर से भाग के दीवार के साथ टक्कर मार रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि इसने क्या कर रखा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो आदमी है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? दीवार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले वो फ्री था, वो पूरी पावर से टक्कर मार सकता था। अब जब ये इसको टक्कर मारने वाला होगा तो ये उसको पीछे से खींच रहा होगा। तो जब खींच रहा होगा तो टक्कर जितनी तेज होनी चाहिए उतनी तेज टक्कर नहीं होगी। सोचिए, देखो कि आपके पास एक रूम है और आप फटाफट गए, दौड़ के दीवार में टक्कर लग गई पूरी फुल ऑन पावर से। लेकिन अगर पीछे से कोई आपको खींच रहा होता और आप उसको जो है ओवरकम करके छुड़वा के जो है भागने की कोशिश करते, तो वहां पर टक्कर तो लगती लेकिन उतनी पावर से
नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी इसने खत्म करवा दी अपनी तरफ खींच के, क्योंकि अगर इसको अब दीवार से टक्कर मारना है तो उसकी कुछ एनर्जी तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करवा रहे, अगर ये अट्रैक्ट ना करा रहा हो तो ये ज्यादा पावर से टक्कर मारेगा, और जब ज्यादा पावर से टक्कर मारेगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि प्रेशर थोड़ा सा कम है। आइडियल सिचुएशन में क्या माना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडियल सिचुएशन में माना कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है तो वो ज्यादा पावर से टक्कर मारेगा, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या है? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कराते हैं, तो इसके प्रेशर की वैल्यू कुछ हद तक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर क्या है? प्रेशर इज कंसीडर्ड टू बी हाई, कि वो थोड़ा सा ज्यादा मान लिया हमने। और कितना ज्यादा मान रखा है? वो मान रखा है A/V², जितना ज्यादा इतना ज्यादा है। यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें जो है प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हमने उसमें P को रिप्लेस किया किसे? A/V² से। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन करके यहां पर देख सकते हैं। चलिए दूसरा जो पोस्टुलेट था, जो हमने माना कि भाई सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट वाज वॉल्यूम। अच्छा, यहीं पर मैं समझा देता हूं कि जो ये A है, चलो इसको आगे बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज negligible in comparison to volume occupied by gas। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था? कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर है। 100 लीटर में आपने सिर्फ 1 ग्राम गैस भरी है। 1 ग्राम गैस भरी है तो उसका जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, लेकिन वो क्या करती है? पूरे कंटेनर में फैलने की कोशिश करती है। यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है वो तो कितना है? 100 लीटर, लेकिन उसके कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? सिर्फ इतना सा है। कितना है? सिर्फ इतना सा है, या फिर इतना है, या फिर इतना है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डॉट रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूल को। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? इतना है। तो ये तो पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है, क्योंकि पूरा वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर। ठीक है, और सिंगल मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई भी नहीं देता, उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत बहुत नेग्लिजिबल होगा। लेकिन यही पॉइंट गलत है। ठीक है, दिस अजम्पशन वाज एक्चुअली रॉन्ग। कैसे हुई वो रॉन्ग? देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड है। ठीक है, हमारे पास एक ग्राउंड है, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड की ये जो लेंथ है वो है 10 मीटर, और ये जो साइड है दिस इज मीटर। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर, यानी कि पूरे ग्राउंड का एरिया कितना है? 150। मैं एरिया में बात कर रहा हूं, अब हम वॉल्यूम में बात करेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे। अब आपके पास यू हैव 200 स्टूडेंट्स।
बड़े ध्यान से, यहाँ मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यू हैव 200 स्टूडेंट्स और आपने उन 200 स्टूडेंट्स को 200 स्टूडेंट्स को कहा, क्या कहा आपने? दैट आपके पास पूरा ग्राउंड है, बच्चों जाओ खेलो। व्हाट यू सेड? दैट स्टूडेंट्स यू हैव 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर एरिया टू प्ले। आपने ये बात कही, ठीक है, आपने ये बात कही। एक्चुअल में इसी बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपके पास एक ग्राउंड है जिसका एरिया कितना है 150 मीटर स्क्वायर, और आपके पास कितने स्टूडेंट है 200 स्टूडेंट, और आपने बच्चों को क्या बात कही? आपने बच्चों को कहा कि जाओ पूरा मैदान तुम्हारा है, तुम पूरे मैदान में खेल लो, पूरे एरिया में खेल लो। स्टूडेंट्स यू हैव 150 मीटर स्क्वायर एरिया टू प्ले। एक्चुअल में ये बात गलत है। क्यों गलत है? कि अगर आपके पास 200 स्टूडेंट्स है और 200 बच्चों को आप एक दूसरे के साथ टच करा करा करके भी ग्राउंड में खड़ा करो, क्योंकि ग्राउंड में जो है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, उस छोटे से बच्चे का वॉल्यूम, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस छोटे से बच्चे का वॉल्यूम इस पूरे ग्राउंड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, या छोटे से बच्चे ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया पूरे ग्राउंड के कंपैरिजन में, वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। भाई पूरे ग्राउंड का एरिया कितना है? 150 मीटर स्क्वायर, और हो सकता है कि इसका एरिया जो है 0.5 मीटर स्क्वायर हो, आधे मीटर में आ गया हो। हालांकि आधा मीटर बहुत ज्यादा होता है, हम जब खड़े होते हैं ना, हम जब बैठते हैं तो भी इतना नहीं होता, तो लेकिन मान लेते हैं कि 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो कहाँ 150 मीटर स्क्वायर और कहाँ 0.5, तो 0.5 क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो। यहीं पर आओ, गैसेस गैसेस फैल रही थी इस कंटेनर में, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना था? 150। सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? 0.5। तो ये जो 0.5 है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, volume of single student is negligible in comparison to volume occupied by the gas। और गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? जिस कंटेनर में रखोगे उसके सारे वॉल्यूम के बराबर होगी, तो ये सारा का सारा वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपने बच्चों को ये बात कही कि आपके पास पूरा एरिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जब 200 बच्चों को आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच करा के भी खड़े करोगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी देखो, आप कह रहे थे कि 0.5 नेग्लिजिबल है, लेकिन 0.5 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 200 के साथ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, आ जाएगी 100 मीटर स्क्वायर आ गया। आप 0.5 को तो नेग्लिजिबल कह रहे थे, लेकिन क्या 100 को भी नेग्लिजिबल कह सकते हो? नहीं कह सकते। 100 को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। तो यही बात यहाँ पर थी कि भाई अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल को, जब आपने बच्चों को ये बात कही ना कि स्टूडेंट यू हैव 150 मीटर स्क्वायर एरिया टू प्ले, कि पूरे ग्राउंड में खेलो, तो आपने ये मान लिया कि बच्चों का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जीरो है। क्योंकि अगर देखो, एक सीधी सी बात है कि अगर मैं इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो मेरे रूम में, मैं पूरे रूम में कितनी जगह है जहां पर जाके बैठ सकता हूँ? जहां पर भी जाऊंगा कम से कम इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करूंगा, ठीक है। तो मैं अपने वॉल्यूम को जीरो नहीं मान सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे रूम में मैं फैल सकता हूँ, नहीं, पूरे रूम में से मेरे एरिया को, मेरे वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर वॉल्यूम में से आपको क्या करना पड़ा? कुछ माइनस करना पड़ा। कि बच्चों के पास 150 मीटर स्क्वायर नहीं है भाई, 100 मीटर स्क्वायर तो उनका खुद का वॉल्यूम हो गया, सॉरी खुद का एरिया हो गया। तो एरिया टू प्ले, एरिया टू प्ले इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड। टोटल एरिया कितना था? 150 मीटर स्क्वायर, और इसमें से कितने में बचे हैं? 100 मीटर स्क्वायर, यानी 50 मीटर स्क्वायर का एरिया बचेगा खेलने के लिए। अब इसको वॉल्यूम के टर्म में आओ। वॉल्यूम टू प्ले, ये गैस का एक गैस का नेग्लिजिबल है ना, लेकिन गैस का एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके थोड़ा थोड़ा। 0.5 बहुत छोटा सा था, नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब 200 बच्चे आ गए तो वो एक ऐसी वैल्यू पर आ गए जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाए। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है।
ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है कि जब आप एक वॉल्यूम लेते हो तो नेग्लिजिबल लेते हो, लेकिन जीरो नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जो एरिया बच गया गैस को फैलने के लिए, मान लेते ये सारे गैस मॉलिक्यूल थे, तो ये कितने एरिया में फैल सकते हैं, ये इतने एरिया में फैल सकते हैं, क्योंकि इतना एरिया तो उनका खुद का है। फैलने के लिए कितना एरिया, ये वाला एरिया है। तो ऐसे ही वॉल्यूम जो था वो 150 नहीं है, वो उससे थोड़ा सा कम है। तो वो कितना कम है, V माइनस बी या V माइनस एन बी। अगर 1 मोल है तो B, अगर एक से ज्यादा मोल्स हैं तो NB। यानी कि रियल गैस में प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा ले रखी है और वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी सी कम ले रखी है, तभी जाकर जो है वो रियल गैस इक्वेशन को तभी वो जो है डेविएशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। रियल गैसेस इसको फॉलो करेंगे। दो अजम्पशंस गलत थी, एक प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर किससे रिलेट कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा पावर से वो टकराएगा नहीं, यानी कि प्रेशर की वैल्यू एक्चुअल में थोड़ी सी कम आनी चाहिए, और आइडियल गैस में आपने ज्यादा ले रखी है। तो वॉल्यूम एक्चुअल में थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन आपने वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ले रखा था। तो प्रेशर P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी, दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई रियल गैस से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, किसको, एक ग्राफ आपने पढ़ा था, ये आर्टिकल थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा है, आपको हो सकता है वीडियो एक बार से ज्यादा बार देखना पड़े, लेकिन डोंट हेजिटेट, कम से कम 2 बार ये वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा सा कैच करेगा, और वो भी तब जब आपने डेविएशन को पहले देख लिया और रिवाइज कर लिया। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप जो है डेविएशन को एक बार गो थ्रू जरूर कर लें, अदरवाइज सब मिक्सअप हो जाएगा। एक हमने कहा था, एक ग्राफ पढ़ा था, ये PV था और यहाँ पर P था, तो यहाँ से हमने कुछ गैसेस ली, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ गैसेस थी, ऐसे ऐसे कुछ करके एक ग्राफ था। ठीक है, इस ग्राफ को हम इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें कैसे कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने लिया एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, के प्रेशर बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझ आई, इफ P इज लो देन V इज हाई और V स्क्वायर इज वेरी हाई। ठीक है, अगर प्रेशर की वैल्यू क्या है, लो है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे पता चला, यूजिंग बोयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो V का स्क्वायर और ज्यादा होगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो 1 अपॉन V स्क्वायर इज वेरी लो। देखो ना, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25 और ज्यादा है, लेकिन 1 अपॉन 25 वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं, एट वेरी लो प्रेशर वॉल्यूम इज वेरी हाई, इफ वॉल्यूम इज वेरी हाई देन वॉल्यूम इज हाई, V स्क्वायर इज वेरी हाई, देन एट वेरी लो तो V स्क्वायर वेरी हाई, और तो 1 अपॉन V स्क्वायर इज वेरी लो। तो इस इक्वेशन में पुट करो, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर फॉर 1 मोल है, V माइनस B is equal to RT. I can say since V is very large, तो 1 अपॉन V स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली मैं क्या मान लूं, 0, क्योंकि आप जितनी ज्यादा वैल्यू करते रहेंगे आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी V स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। उसके बाद देखो, क्योंकि V इज वेरी लार्ज तो V माइनस B will also be equal to V।
क्योंकि v की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उसमें से छोटा मोटा कुछ माइनस कर भी दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। v माइनस बी विल बी इक्वल टू v अगेन। तो यहां से हम जो है फिर से पुट करो तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। फिर से समझते हैं, अगर हम यहाँ पर प्रेशर को मॉडरेट ले लें, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर यानी कि हमने जो है P की वैल्यू को थोड़ा सा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया लो। वॉल्यूम क्या हो गया, लो। अगर वॉल्यूम लो हो गया तो वॉल्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी लो। ठीक है, तो 1/v² को कैन नॉट नेग्लेक्ट, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, P प्लस A/v² तो एज इट इज करना पड़ेगा, लेकिन V माइनस बी को मैं अब भी क्या रख सकता हूं, अब भी क्या रख सकता हूँ, V पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेशर को थोड़ा बहुत ही बढ़ाया है, यानी कि उससे वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं करा मैंने कि V माइनस बी सिग्निफिकेंट हो सके। ठीक है, थोड़ा बहुत कम किया है जिससे v² पे तो फर्क पड़े लेकिन V माइनस बी पर फर्क ना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रैकेट ओपन आप कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी वी प्लस A/v² मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू आर टी। V से V कैंसिल आउट हो जाए, पी वी प्लस A/v इज इक्वल टू आर टी। अब क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है थोड़ी सी, या छोड़ो इसको भी, वॉल्यूम की वैल्यू भी छोड़ दो, अगर मैं इसको आर टी से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय आर टी, ये सब एनसीईआरटी से बाहर है, ये याद रखना, ये सब एनसीईआरटी से बाहर है। डिवाइडिंग बाय आर टी, व्हाट इट बिकम्स, पीवी ओवर आर टी प्लस ए ओवर आर टी वी इज इक्वल टू 1। तो ये तो क्या बन गया, z बन गया, z इज इक्वल टू 1 माइनस a ओवर आर टी वी, यानी कि z की वैल्यू 1। z की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। z की वैल्यू लेस देन क्या आ गई, 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल शो अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने की तरफ आ जाएगा। आपको z को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से याद दिला देता हूं, z इज इक्वल टू v रियल डिवाइड बाय v आइडियल। ठीक है, z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है v आइडियल जो है वो ग्रेटर देन है v रियल से, यानी कि रियल में वॉल्यूम कम है और सॉरी हाँ, रियल में वॉल्यूम कम है और आइडियल में आपने उसको ज्यादा मान रखा है। तो ज्यादा मान रखा है मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है लेस देन 1 चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर गया तो आर टी ओवर वी बढ़ जाएगा। आपको बार बार देखना पड़ सकता है ये लेक्चर। ठीक है, और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी से बाहर है। चलो फिर से समझते हैं, हमने प्रेशर को थोड़ा सा और हाई कर लिया, यानी कि एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर के प्रेशर अब मेरे पास क्या है, प्रेशर अब मेरे पास हाई है। अगर प्रेशर मेरे पास हाई है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम विल बी लो। इफ प्रेशर इज वेरी हाई देन वॉल्यूम विल बी लो। ठीक है, अब वॉल्यूम क्योंकि लगातार कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है जिस v माइनस बी को अब तक आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, यहां पर भी नेग्लेक्ट किया, v माइनस बी को अप्रोक्सीमेटली v पुट कर दिया, मॉडरेट पे भी v माइनस बी को आपने अप्रोक्सीमेटली v पुट कर दिया, तो एट हाई प्रेशर आप जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको v माइनस बी को एज इट इज पुट करना पड़ेगा।
ठीक है, V माइनस बी को एज इट इज क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब प्रेशर इज बहुत ज्यादा हाई, तो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई है तो जैसे V माइनस बी था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई था, तो हल्का फुल्का माइनस किया तो हमने उसका अप्रोक्सीमेटली क्या पुट कर लिया, V पुट कर लिया। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो उसका मतलब है कि अगर आप उसमें हल्का फुल्का ऐड भी कर दोगे तो भी आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली क्या पुट कर लोगे, P पुट कर लोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपने 100 में 1 ऐड कर भी लिया तो आप क्या उसको अप्रोक्सीमेटली फिर से 100 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। ठीक है, या 100 में से अगर आपने 1 माइनस भी कर दिया तो भी आप उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 100। यानी कि जब बहुत ज्यादा हाई बात आ जाती है तो हाई में कोई चीज माइनस या कोई चीज प्लस करो तो उन दोनों ही सिचुएशन में आप उसको अप्रोक्सीमेटली वही रख सकते हो। तो ऐसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब प्रेशर बहुत हाई है तो ए अपॉन वी स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, और आई कैन से पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और आर टी से डिवाइड करो, आर टी से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1, ये क्या बन गया Z, तो यू कैन से Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी ओवर आर टी, पी बी ओवर आर टी, यानी कि Z की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आ जाएगी, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन की तरफ वो चला जाएगा। देखो ना, जब प्रेशर बहुत लो है यानी कि तब तो वो कुछ ऐसा ही था, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो पहले क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो पहले क्या 1 से लेस आ गया, ये केस आ गया, लेकिन उसके बाद बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा, पहले एक मिनिमम वैल्यू तक आएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा। तो यहीं पर हमने ये कहा कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। फिर से समझते हैं कि अगर मान लो एट हाई टेम्परेचर हो, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो टेम्परेचर और प्रेशर में भी एक रिलेशन था, वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी एक रिलेशन था। एट हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम both are very high, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर बहुत हाई है तो आप इसको फिर से क्या पुट करोगे, P, वॉल्यूम को फिर से क्या पुट करोगे, V विल बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, यानी कि वो PV इज इक्वल टू एनआरटी को तभी फॉलो करेगी जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, अब इसमें एक एक छोटा सा केस है, वो ये है कि अगर आपने उस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा सा था, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कभी नेगेटिव जाता ही नहीं। जैसे CO2 के लिए गया था, जैसे CO2 के लिए गया था, जैसे मीथेन के लिए गया था, कि पहले एक मिनिमम वैल्यू तक आया था, उसके बाद जो है उसके बाद वो हम उसके बाद वो जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में तो ऐसा होता नहीं, तो हाइड्रोजन और हीलियम को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत छोटी छोटी गैस हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। अब जब चीजें छोटी हो जाती है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू बहुत बहुत छोटी आ जाएगी। ए क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है ना, ए क्या है वेंडरवॉल इक्वेशन में, ए क्या है, ए इज मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ए की वैल्यू ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ए की वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत स्मॉल आ जाएगी। ठीक है, अगर बहुत छोटी है तो छोटी वैल्यू को आप वी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो और ज्यादा छोटा आ जाएगा, यानी कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को आप हमेशा क्या पुट कर सकते हो, P पुट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपके पास इक्वेशन आई, क्योंकि यहाँ पर ए
मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ए इज वेरी लेस, तो आई कैन नेग्लेक्ट ए अपॉन वी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आई थी, दैट P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यानी कि यहाँ पर हमेशा Z की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 1 होने वाली। ठीक है, तो ये एक बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। इसके बाद आपके पास एक ही चीज रह गई है, क्या, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अंडर क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मुश्किल से 10 मिनट का है, बट वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ सकता है, और वो भी तब जब आपने डेविएशन का पहला लेक्चर देख लिया हो। अगर आप डेविएशन के पहले लेक्चर को भूल चुके हैं और फिर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसलिए पहले डेविएशन देखें, उसके बाद ये देखें, या पहले डेविएशन को रिवाइज करें बुक से, उसके बाद ये लेक्चर देखें। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।